सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हमारा जो क्रॉप इंट्रोडक्शन का हमारा जो सेक्शन चल रहा था, तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो आज होने वाला है। तो इसके अंदर हम जितने भी इसके रिलेटेड जो टर्म्स है, जैसे डी ट्रेशिंग हुआ या फिर नर्स क्रॉप हुआ या फिर जितने भी टर्म्स हैं, उन सभी को टर्म्स को देखने वाले हैं। साथ में कुछ इवोल्यूशन जो हमारा एग्रीकल्चर का कहाँ से हुआ था उसको देखने वाले हैं। तो इन सभी को देखने के लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। इसका जो टेलीग्राम पर आपको जो ज्वाइन करोगे तो उसके आपको क्या मिलेगा, इसका जो पीडीएफ मिल जाएगा जो सेशन होने वाला है। साथ में चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और साथ में बेल आइकन दबा ले। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो सेशन होते हैं उसके बेसिस पे भी डेली बेसिस पे हमारे क्या हो रहे हैं, क्विज़ेस हो रहे हैं। साथ में जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो इंपॉर्टेंट है, लाइक एफओ, नाबार्ड, एफसीआई, डबल एओ, जितने भी एग्ज़ाम्स है उनके लिए भी क्या है, हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ पे अपलोड होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारे 2 लेक्चर हो गए थे, अगर आपने अभी जाके नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। और उसकी जो मैं आपको एक तरीके से प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी उसको ढूंढने में, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन देख सकते हैं। अब अपन कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन है, तो वो देखेंगे। तो इसके अंदर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, द टर्म एग्रीकल्चर डिराइव फ्रॉम द 2 लैटिन वर्ड्स। जो एग्रीकल्चर है जो 2 लैटिन शब्दों से बना है, और वो 2 लैटिन जो शब्द है वो कौन से है, तो एजर है और एक है एग्री। तो 2 लैटिन शब्द है, एक तो एजर और या फिर एग्री, तो जिसका मीनिंग होता है सोइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। अब तो एग्रीकल्चर के अंदर हमने बोल रहे हैं या 2 शब्दों से बना है, जिसको या तो आप एजर बोल सकते हो या फिर एग्री बोल सकते हो। और एजर या एग्री का मतलब तो क्या हो गया, सोइल, और कल्चर मीन्स हो गया कल्टीवेशन, तो सोइल का कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि सोइल का कल्टीवेशन करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। तो फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे, एग्रीकल्चर इज अप्लाइड साइंस विच एम्फेसिस ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक रियरिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। तो ये कहना चाह रहा है कि एग्रीकल्चर जो हमारा है उसके अंदर कितने भी है, जितने भी ऑल एस्पेक्ट्स है जो क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या फिर उनका जो यूज है वो फर्दर क्रॉप प्रोडक्शन अपन यूज कर सकते हैं। जैसे हम एनिमल हस्बेंड्री को अगर रियर करते हैं या पशुपालन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उससे एक तरीके से मेन्योर मिलता है, एफओआई मिलता है, जो कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फील्ड में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं। तो सॉइल साइंस किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर की ब्रांच है। तो यहाँ पे जितनी भी ब्रांचेस आएगी वो, जैसे चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे सॉइल साइंस हो, हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एंटोमोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, लाइवस्टॉक रियरिंग हो, फिशरी हो, फॉरेस्ट्री हो, हॉर्टिकल्चर हो, जितनी भी ब्रांचेस है वो सारी किस में आएगी, हमारे एग्रीकल्चर में आएगी। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है कि एक तरीके से एक साइकिल की तरह क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये एक दूसरे के बिना मतलब कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, मतलब सबका क्या है, इंटर कनेक्शन है एक दूसरे से। तो इसलिए क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर की ये क्या है, सारी ब्रांचेस होने वाली है, जैसे हॉर्टिकल्चर हुआ, लाइवस्टॉक हुआ, और जितने भी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द आर्ट, साइंस, बिजनेस और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पज। तो एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि एग्रीकल्चर क्या है, एक आर्ट भी है। आर्ट कैसे है, जैसे है आप अभी कोई भी आदमी है जिसको अपन एक तरीके से पढ़ा रहे हैं कि एग्रोनॉमी वो पढ़ रहा है, जैसे एग्रीकल्चर में बीएससी कर रहे हैं हम। तो जब तक हम फील्ड में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हमें ये नहीं पता कि है ना बेसिन कैसे बनाते हैं, या फिर है ना एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि डिगिंग कैसे करते हैं या होइंग कैसे करते हैं उसके अंदर, या फिर हम जो खाद देते हैं, यूरिया दे रहे हैं तो उसका स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, तो वो जितने तक हमें नहीं पता, वो तरीके से एक तरीके से वो क्या है, आर्ट है। और जो हम वो अब इस आर्ट को जब तक हम करके नहीं देखेंगे तो हमें ये सीखना नहीं आएगा। अब ये को भी कोई ज़रूरी नहीं है कि है ना किसान जितने भी है वो आपको पता है कि किसान जानता है कि किस तरह क्यारी बनानी है खेत में, किस तरह उसकी निड़ाई गुड़ाई करनी है, मतलब टीलेज वगैरह करनी है। तो उसने कोई बीएससी एग्रीकल्चर तो किया हुआ है नहीं कि भाई उसने बीएससी एग्रीकल्चर किया तभी उसको आया। वो क्या है, आर्ट है वो, मतलब एक तरीके से आप कोई बिना डिग्री भी वो एक तरीके से उसको क्या कर सकते हो, आप अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो आर्ट आपको आ जाएगी। तो एग्रीकल्चर क्या है, एक आर्ट भी है। दूसरी साइंस, साइंस की तरह हम इसको जो पढ़ रहे हैं, जितने भी हमने बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं या मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, हमारे साइंटिस्ट बनते हैं, वो इसको एक तरीके से साइंस की तरह हम पढ़ते हैं। दूसरा बिजनेस, बिजनेस कैसे, जैसे हमारा क्रॉप है तो अल्टीमेटली जो फाइनल, जैसे बड़े लैंड होल्डर्स है या जो मतलब मार्जिनल फार्मर नहीं है, जो जो मीडियम फार्मर है या लार्ज फार्मर है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी तरह ये क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, बिजनेस है। क्योंकि वो क्या करते हैं, क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं और फिर जाके क्या करते हैं, मार्केट में उसको सेल करते हैं और फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो उनके लिए क्या है, ये बिजनेस है। तो तीनों की बात हो गई, आर्ट की बात हो गई, साइंस की बात हो गई, और हमने बिजनेस की बात कर ली है। तो एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप
एंड लाइवस्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। लाइवस्टॉक में भी अपन देख सकते हैं तो क्या करते हैं, जैसे किसी के पास बड़ा फार्म है तो वो क्या करता है, मिल्क रियरिंग करता है, साथ में क्या करेगा, जैसे उसके पास एक्सक्रीटा है, एफआईएम वगैरह इकट्ठा कर देता है, फिर वो किसी को बेच देता है उसको जाके। तो ये क्या है, एक तरीके से बिजनेस की तरह भी काम करेगा, साइंस की तरह हम उसको पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह करते हैं, आर्ट की तरह हम किसान को देखते हैं कि वो सारे काम उसके अंदर करता है। ये ऐसा नहीं है कि किसान आर्ट ही कर सकता है, किसान पढ़ा लिखा हुआ भी हो सकता है, किसान बिजनेस भी कर सकता है। तो तीनों चीज़ें एक पर्सन के पास भी हो सकती है। तो ऐसा नाट की अपन बात करते हैं, तो मैंने आपको समझा दिया, फिर ये अपन इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं, डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं एक बार। तो एस एन आर्ट इट इज़ एम्ब्रेस नॉलेज ऑफ द वे ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑपरेटिंग एट द फार्म। मैंने कहा था कि किसी तरह को ऑपरेशन, किस तरह हम उसको ऑपरेट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से आर्ट बोल सकते हैं। तो परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द फार्म इन ए स्किलफुल मैनर बट डस नॉट नेसेसरली इंक्लूड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलेइंग द फार्म प्रैक्टिस। और इसका मतलब ये नहीं कि उनको पूरे जो प्रिंसिपल्स वगैरह उनका अंडरस्टैंडिंग हो, जैसे एक साइंटिस्ट होता है या बीएससी एग्रीकल्चर करा हुआ स्टूडेंट, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है कि क्या सीड ट्रेड होती है क्या नहीं है, लेकिन उसको क्या है, वो किसान के पास क्या है, ये साइंस की तरह उसके पास क्या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है, आर्ट है। उसको पता है कि इतना, वो अंदाज़ा लगा लेता है कि 1 हेक्टर में इतना सीड आएगा, उसको कोई बताने ही नहीं जाता कि उसमें आपको इतना सीड रेट डालना है क्या नहीं, वो साइंटिफिक तरीके से नहीं डालता। तो वो अपने आर्ट के जो उसकी स्किलफुल मैनर है या उसकी जो परफॉर्मेंस हर साल वो देखता आ रहा है, तो उससे के अकॉर्डिंग वो आगे उसको क्या करता है, कंटिन्यू करता रहता है। ऐसे साइंस की अपन बात करते हैं, साइंस की मैंने आपको बताई थी अभी कि थोड़ी देर, हम जैसे साइंस ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से, एग्रीकल्चर के हम डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ते हैं, उसके अंदर फिर उसका डिजीज़ का मैनेजमेंट पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं तो अपन जैसे कि अपन देखते हैं कि फ्रूट क्रॉप्स का क्या है, वेजिटेबल ओलेरिकल्चर में वो देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके ऐसे साइंस में आ जाएगी। तो यूटिलाइज ऑल टेक्नोलॉजीज डेवलप बाय द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, हम बता रहे हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात हुई थी, सच एज क्रॉप ब्रीडिंग हुई, प्रोडक्शन टेक्निक हुआ, क्रॉप प्रोटेक्शन हुआ, इकोनॉमिक्स हुई, टू मैक्सिमाइज द yield and profit. For example, a new crop and variety developed by the hybridization transgenic crop variety resistant to pest and disease, hybrid in each crop, high fertilizer responsive varieties, water management, herbicide to control weeds, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर एजेंट्स टू कॉम्बैक्ट पेस्ट एंड डिजीज। अब इसके अंदर क्या है, एस एन साइंस ही हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम डिफरेंट ब्रांचेस से मास्टर्स करते हैं या फिर हम पीएचडी करते हैं, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से होती है। जैसे हम पैथोलॉजी से कर रहे हैं तो पैथोलॉजी वाला क्या करेगा, डिजीज़ का मैनेजमेंट का, उसका जो इतनी डिस्कवरीज है वो देखेगा, वो कैसे हो रही है क्या नहीं हो रही है, वो साइंस के अंदर आएगा। जैसे हम इंजीनियरिंग की देख लेते हैं, इंजीनियर क्या है, फार्म इम्प्लीमेंट्स के बारे में देखेगा, किस तरह नई टेक्नोलॉजीज नया प्रकार के जो इम्प्लीमेंट्स है वो डेवलप किया जाए, तो ऐसे साइंसेस को अपन वैसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे बिजनेस की अपन बात कर लेते हैं, इसके अंदर ये बिजनेस की तरह काम करेगा। मैंने आपको भी बताया था कि क्या करेगा, सैंड उसको क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, फिर उसको बेचेगा या फर्दर जो प्रोसेस होएगा, वो सारी चीज़ें ऐसे बिजनेस आ जाएगी। तो आपको उसको डेफिनेशन पढ़ लेनी है, कोई खास चीज़ समझाने वाली नहीं है। अब ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर की बात बोले, सभी को पता है खूब सारी ब्रांचेस है, कुछ कॉमन ब्रांचेस है जो यहाँ पे दी हुई है, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर। अब ये बता रहा कि जो आदमी, हम जो ह्यूमन बीइंग है, और उसका, और साथ साथ में जो एग्रीकल्चर है उसका इवोल्यूशन कैसा, मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो देर आर डिफरेंट स्टेजेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विच आर ओरिएंटेड विद ह्यूमन सिविलाइजेशन। दे आर हंटिंग एज अ पास्चर, क्रॉप कल्चर, ट्रेड, स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन कल्टीवेशन। तो ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, डायरेक्ट डेफिनेशन अपन बाद में देख लेंगे, या आप भी रीड कर लेना इसको, कि सबसे पहले क्या हुआ कि ह्यूमन आए गए। अब ह्यूमन आने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हंटिंग। अब भाई ह्यूमन है तो कुछ ना कुछ तो खाएगा ही। उसको पहले क्या क्या पता था, उसको पता नहीं था कि ऐसी क्रॉप भी प्रोडक्शन होती है, या उसको अपन ऐसे प्रोसेस करके गेहूं का आटा बना के खा सकते हैं, या फिर फल खा सकते हैं, उसको कुछ पता नहीं था। तो वो क्या करता था, जानवरों को मारता था और फिर उनको खाता था। उसके बाद में उसने क्या किया, अब उन जानवरों को मारता था, खाता था, उसमें उसने एक काम करना शुरू कर दिया कि वो उन जानवरों को वो पाल ही लिया उसने। आँख में सेकंड स्टेज पे क्या किया, उसने पालना शुरू कर दिया कि अपन क्या करेंगे, इनका इस तरह से पास्टरल तरीके से अपन को पालतू जानवरों की तरह पाल लेंगे। अब पाल लेंगे तो वो क्या करते थे, जानवरों को क्या पता है कि जैसे कोई जानवर है या वो हर्बीवोरस है, तो वो क्या करेगा, घास वगैरह ये खाएगा। अब उसने क्या देखा कि यार ये घास वगैरह ये खा रहा है, तो क्या पता अपन भी इस चीज़ को खा सकते हैं, वो या इनको मार के ना खाने की जब अपन क्या कर सकते हैं, इसको भी अपन खा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो क्रॉप प्रोडक्शन हुई उसकी एक तरीके से ध्यान देना शुरू किया, और उसको एक स्किलफुल मैनर में क्या किया कि उसको उगाना शुरू कर दिया, मतलब उसको कल्टीवेशन शुरू कर दिया। अब कल्टीवेशन शुरू करने के बाद उन्होंने क्या किया, हार्वेस्टिंग किया, तो उनको क्या मिला, अच्छी तरह से गेहूँ वगैरह उन्होंने पीस के खाया। तो उनको लगा कि यार ये वास्तव में ये चीज़ तो खाने लायक है, ऐसे कोई इतना गंदा टेस्ट नहीं है, या फिर ऐसे भी नहीं है कि अपन को खा के बीमार हो रहे हो।
तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि क्रॉप कल्चर आ गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले हंटिंग करते थे, उस बाद में एनिमल को पाला। एनिमल को पालना तो उन्होंने देखा कि एनिमल क्या कर रहा है, घास वगैरह ये सब कुछ खा रहा है। तो उसके बारे में उसने देखा कि यार अपन भी इसको ग्रो कर सकते हैं, अपने लिए भी बेनिफिट हो सकती है, अपन जानवरों को मार के ना खाए तो इनको भी डायरेक्ट खा सकते हैं। तो फिर क्रॉप कल्चर आ गया। क्रॉप कल्चर के बाद में अब उन्होंने देखा कि यार ये तो सफिशिएंट से भी ज़्यादा ग्रो हो गया, कभी कभार मतलब ज़्यादा एरिया में उन्होंने ग्रो कर दिया। तो सफिशिएंट से ज़्यादा एरिया में ग्रो हो गया, तो अब क्या करते हैं, उसको बेच लेते हैं। बेच लेते हैं कैसे, मतलब एक पर्टिकुलर लोग, उस टाइम तो ऐसे कुछ था नहीं कि मार्केटिंग वगैरह हो या पैसे वगैरह, वैसा कुछ नहीं था। मतलब कुछ जैसे कि पर्टिकुलर एरिया में जाते थे, जैसे हम जो सोच सकते हैं कि वो महाराष्ट्र में कोई रहता था, महाराष्ट्र में कोई रहता था, और दूसरा जो हंटिंग मैन रहते थे वो इधर राजस्थान में या दिल्ली में रहते थे। तो दिल्ली में रहते थे तो वो क्या करते थे, अब दिल्ली में अलग प्रकार की क्रॉप ग्रो हो रही है, वहाँ की अलग महाराष्ट्र में अलग प्रकार की क्रॉप ग्रो हो रही है। तो वो क्या करेंगे, इस चीज़ को एक्सचेंज करेंगे। उसी एक्सचेंज को अब अपन सोचते हैं कि पैसे के बदले ही जो एक्सचेंज होता है उसको ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड कैसे भी हो सकता है, चाहे आप क्या करो, वस्तु की जगह वस्तु एक्सचेंज कर लो। तो वो क्या करते थे, वहाँ से और कुछ लेके आते थे, और जो दिल्ली में नहीं होता था वो सॉरी, जो दिल्ली में नहीं होता था वो तो क्या करते थे, महाराष्ट्र से लाते थे, और जो उनके वहाँ जो महाराष्ट्र में नहीं होता था वो दिल्ली से लेकर चले जाते। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा उनके वहाँ बचता था उसका ऐसे ट्रेड करने लगे। तो ये तीन कल्चर रहे, चार कल्चर रहे। पहले हंटिंग किया, बाद में पास्चर आया, तीसरा क्रॉप कल्चर आया, और चौथा आ गया ट्रेड आ गया। तो ये चार कल्चर इसके अंदर रहे। तो हंटिंग के अंदर देख लेते हैं, इट वॉज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन ओल्ड डेज, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द एंड इट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ वेरी लॉन्ग पीरियड। इन्होंने क्या है कि ये पहले प्राइमरी सोर्स था, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये मार के ही खाते थे, पहले ऐसे क्रॉप वाला कुछ सिस्टम था ही नहीं। तो ये प्राइमरी सोर्स था। तो उन्होंने क्या किया, ये एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था, और ये बहुत लंबे समय तक ये क्या चलता रहा था, हंटिंग का प्रोसेस चलता रहता था। उनको पता ही नहीं चला था कि ऐसे क्रॉप ग्रो करते हैं। तो लंबे समय तक क्या है, हंटिंग की से ही काम चलता था। नेक्स्ट अपन पास्चर की बात कर लेते हैं। पास्चर में क्या है, ह्यूमन ऑब्टेन हिज फूड थ्रू डोमेस्टिकेशन एनिमल। अब वो क्या करते थे, उन एनिमल्स को पाल लेते थे, जैसे कुत्ते को पाल लिया या हॉर्स को पाल लिया, काऊ, बफेलो एक्सेट्रा। तो इनको क्या है, पाल लेते थे। दे लिव्ड इन ए periphery of the forest and they had to be feed his domesticated animals. For feeding his animal we would have to migrate from one place to another place in search of food. It was a not comfortable and they might have to enjoy the benefit in the staying one place near the river bed. अब वो क्या करता था कि अब जैसे एनिमल को वो पास्चर करते थे, पाल लेते थे, तो उनको क्या कहता है, माइग्रेट करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। किस चीज़ के लिए, उन जानवरों को चराने के लिए। और ये क्या होता था उनके लिए, एक तरीके से अनकंफर्टेबल होता था, मतलब यहाँ से मूव करना, फिर वो आ जाना, फिर वो रात में आना, या एक या दो दिन आगे चले जाना, कभी कभार जंगलों में रास्ता भूल जाना, क्योंकि जंगलों में रहते थे वो। तो वो इस चीज़ को प्रेफर ना करते, वो ये ऐसे प्रेफर करते थे कि हम इसको क्या करते हैं, रिवर किनारे रखते हैं, वहाँ पे हमें क्या है, पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा, जानवरों को भी पानी मिल जाएगा, और सारे वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉप वगैरह वहीं पे ग्रो कर लेते हैं, उनके खाने के लिए यही ग्रो कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने क्रॉप कल्चर स्टार्ट कर दिया। तो बाई लिविंग नियर द रिवर वेयर दे हैड इनफ वाटर। अब क्या था, पहले तो उनके पास क्या था, पीने के लिए भी पानी चाहिए, तो उनको यूँ पता था कि जानवर ही पी लेगा, हम भी पी लेंगे। अब उनको क्या दिमाग में आया कि यार क्रॉप को भी अपन नदी किनारे अगर हम रहते हैं, यहाँ पे अपन इस्टेब्लिश होते हैं, तो क्रॉप को भी इनफ वाटर मिल जाएगा फॉर इनफ वाटर फॉर इस एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड स्टार्टिंग कल्टीवेशन। अब क्या होगा कि अच्छी खासे खुद के लिए भी मिल गया पानी, जानवरों के लिए मिल गया, और क्रॉप के लिए भी तो मिल गया। तो वहाँ पे क्या हो गया, वो सेटल हो गया। सेटल होने के बाद में फिर वो क्या करने, ट्रेड करने लगे। तो व्हेन दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर देन हिज रिक्वायरमेंट द एक्सिस वॉज एक्सचेंज टू हिज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। अब वो क्या, जो एक्सिस मैंने अभी बताया था कि एक्सिस जितना भी होगा उनको क्या करेंगे, इस तरीके से वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इम्पोर्ट क्रॉप कल्चर, अब ह्यूमन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो सेटलमेंट हुआ था, वो कौन सी कल्चर में हुआ था। तो वहाँ पे क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, क्रॉप कल्चर जब आया था, मतलब तीसरी जो स्टेज थी उसमें क्या होगा, ह्यूमन का सेटलमेंट हो गया था। तो कुछ पीरियड से इसको देखेंगे, बाकी स्पेशल पर्पस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा, आप लोग देखते नहीं हो उसको। तो कुछ पीरियड और इवेंट्स को देख लेते, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आपको याद कर लेना है बिल्कुल, इसके लिए छोड़ना ही नहीं है इसको। तो आपको तो अपन बात कर लेते हैं 10,000 BC में हंटिंग एंड गैदरिंग स्टार्ट हो गया था। वही अपन बात कर रहे हैं 7,500 BC की अगर बात करते हैं, तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड व्हीट एंड बार्ली का जो कल्टीवेशन हो गया था वो 7500 BC में हुआ था। वही 3400 BC की अपन बात करें तो व्हील जो टायर है, जिसको पहिया अपन बोल सकते हैं, तो उसका इन्वेंटेड हो गया था वो, मतलब उसका उत्पत्ति हो गई थी कि उसको बना दिया था। वही 3000 BC की अपन बात करते हैं, ब्रोंज यूज फॉर मेकिंग टूल। जो ब्रोंज मेटल है उसको क्या किया था, टूल्स बनाने के लिए काम में लेना शुरू कर दिया गया था। वही 2900 की अपन बात करते हैं,
हाँ 2900 की अपन बात करें तो प्लाऊ इन्वेंटेड हो गया था और इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी। तो कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपको बता दूँ। क्वेश्चन आएगा कि या तो क्वेश्चन इधर से आएगा या फिर इधर से आएगा। क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आएगा ब्रोंज यूज फॉर मेकिंग टूल्स इन विच ईयर, तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा 3400 BC, 3000 BC, 2900 BC, 7500 BC, आपको 3000 BC कंप्लीट। या क्वेश्चन आएगा इन द एरा ऑफ 2900 BC विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो उसमें अंदर आपको दिया हुआ जाएगा व्हील इन्वेंटेड हुआ था उस टाइम में, हंटिंग हुई थी, या प्लाऊ इन्वेंटेड हुआ था, या कल्टीवेशन ऑफ चिकपी। तो आपको फिर वो करेगा, आपको अगर याद होगा तो आप क्या करेंगे, प्लाऊ वॉज इन्वेंटेड। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट अपन 2300 BC की बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ चिकपी एंड कॉटन मस्टर्ड का स्टार्ट हो गया था। 2200 BC में राइस का हो गया था। वही 1500 की बात करें तो शुगर केन। 1400 की बात करते हैं 1400 BC में तो यूज ऑफ आयरन। वही अपन बात करते हैं 1000 BC की बात करें यूज ऑफ आयरन प्लाऊ का जो यूज है वो स्टार्ट हो गया था। नहीं एक मिनट, हाँ 1000 BC में क्या है, आयरन प्लाऊ का जो यूज है वो स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट अपन बात करें 1500 AD की बात करते हैं तो कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, ब्रिंजल एंड पोमग्रेनेट स्टार्ट हो गया था। वही अपन 1600 AD की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स टू इंडिया, डेट इज पोटैटो, टोपियाको, टोमेटो, चिली, पाइनएप्पल, ग्राउंडनट, टबैको, रबर, और ये सब कुछ आपको याद कर लेना है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपसे आपको डायरेक्ट उसको याद करना है। ये याद करने लायक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को यहाँ से मिल ही जाते हैं। तो ये स्पेशल जो पर्पज़ है वो अपन इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जैसे कि कैच क्रॉप रह जाएगा, रिस्टोरेटिव, एग्जॉस्टिव, अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको। बिल्कुल भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और डेली बेसिस पे जो हमारे सेशन होते हैं उसके बेसिस पे भी आपको क्विज मिलेंगे। साथ में जो अभी करंट एग्रीकल्चर की सीरीज़ है वो भी हमने चला रखी है, तो उसके बेसिस पे भी आपको लेक्चर मिलते रहेंगे और साथ में क्विज भी मिलते रहेंगे। और इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस सेशन को इसी के साथ एंड करेंगे। और अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप AFO की तैयारी कर रहे हो तो AFO के लिए जो एग्री कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है AFO के लिए। और इंडिया में सबसे कम प्राइस रखेंगे हम, और ज़्यादा ऐसे कोई प्रॉफिट वाला नहीं रखेंगे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। हम स्टूडेंट के हिसाब से जो मतलब अफोर्डेबल फीस है वो रखने वाले हैं। और उसका जो भी क्या डिटेल्स होगी वो क्या नहीं होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल साथ यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कभी भी, जब मतलब 5-7 दिन में जब भी लॉन्च होने वाली है, उसी के हम वर्क कर रहे हैं। तो आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा। और इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।